राम लाडलियों, मैं आपका रवि मुंगवाना हिस्टोरी स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है 12th क्लास की हिस्ट्री हमारे चैनल पर चली हुई है और इसी सीरीज में हम नेक्स्ट इंपोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। आप पीछे लिखे देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 आज हम करेंगे, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इसमें जो समय करेंगे वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी करेंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा समय है, लेकिन आपको इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वही से हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे, यानी कि जहां से आपके क्वेश्चन आ जाए। इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इससे पहले जितने भी इंपोर्टेंट चैप्टर मैंने बनाए हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो फिर आप आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो जल्दी से हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं 600 ईसा पूर्व, 600 ईस्वी टाइम पीरियड बताया था मैंने। 600 ईसा पूर्व से ही आपके जो नगर है इनकी शुरुआत होती है, क्योंकि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है यानी कि 600 ईसा पूर्व का काल, ये एक परिवर्तनकारी काल था। क्या क्या परिवर्तन हुए इसमें? नगर की भी स्थापना हुई, राजा बने, किसान आए। ये जो हमारा चैप्टर है यानी कि शुरुआत ही यहाँ से होती है। तो क्या होता है सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पर? महाजनपद, जिनकी संख्या 16 है, ये आते हैं। महाजनपद आज के आप नगर ही समझ सकते हैं। अब कितने जनपद? पहले जनपद का अर्थ देखते हैं। जनपद का अर्थ होता है ऐसा भूखंड जहां पर लोग, कुल या जनजाति आकर बसते हैं, उसको जनपद बोलते हैं। यह प्राकृत और संस्कृत भाषा का शब्द है, याद रखना है। अब दो ग्रंथ हमारे, भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ का है और अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ का। इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया यानी कि बताया गया, लेकिन दोनों में अलग अलग बताए गए हैं नाम। लेकिन कुछ नाम जैसे कि वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ये ऐसे नाम हैं जो दोनों में सेम मिलते हैं, यानी कि ये महाजनपद ऐसे थे जो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय दोनों में ही पाए गए हैं। इनमें से कई तो गण और संघ थे। गण और संघ क्या होता? गण का अर्थ होता है कि लोगों का शासन, कुछ समूह का शासन होता था, यही संघ का मतलब है। लेकिन जो और बाकी थे जैसे कुरु, कौशल, पांचाल, यहाँ पर राजा होता था। ये आपको याद रखना है। अब जहां से हमारे दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, अब उनको देखते हैं कि इनके नाम आते हैं 16 महाजनपद, उनकी राजधानी, ये आपको जरूर याद रखना। सबसे पहले हम काशी महाजनपद की बात करते हैं। काशी की राजधानी वाराणसी थी, जहां के जो प्रसिद्ध शासक हुए ब्रह्मदत्त हुए। दूसरा हमारा कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती उत्तर कौशल की थी, याद रखना। दो राजधानी थी इसकी, एक साकेत और अयोध्या, ये दक्षिण की थी। श्रावस्ती उत्तर कौशल की और साकेत या फिर अयोध्या दक्षिण कौशल की थी। इसके जो प्रसिद्ध शासक थे प्रसन्नजीत थे, ये याद रखना। तीसरा हमारा अंग, अंग की राजधानी चंपा थी। चौथा चेदी, चेदी की राजधानी शोतिवक्ति या फिर शक्तिमती था। अगला हमारा वत्स, वत्स की राजधानी कौशांबी थी। अगला हमारा कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अगला हमारा पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र जो कि उत्तर पांचाल की थी। और कामीपिल्य जो कि दक्षिण पांचाल की थी। ये आपको याद रखना है, दो राजधानी की थी पांचाल की भी। अगला हमारा मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। अगला हमारा शूरसेन, शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अगला हमारा अश्मक, अश्मक की राजधानी पोतन या फिर पाटिल थी। ये आप याद रखना है कि ये एक ऐसा महाजनपद था जो कि केवल दक्षिण में स्थित था, बाकी सभी 15 के 15 महाजनपद उत्तर में स्थित थे। केवल एक दक्षिण में था, वो था आपका अश्मक। अगला है हमारा अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन और एक और थी महिष्पति। उज्जैन थी वो उत्तरी अवंती की थी और महिष्पति थी दक्षिण की। महिष्पति ये आपका बाहुबली वाला महिष्पति नहीं है, महिष्पति ये अलग है, ये याद रखना आपको। अगला है हमारा कंधार, कंधार की राजधानी तक्षशिला। अगला है हमारा कंबोज, कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। अगला हमारा वज्जी, वज्जी की राजधानी है वैशाली। अगला हमारा मल, मल की राजधानी कुशीनगर या पावपुरी। ये आपको याद रखना है क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आगे आएगा, याद रखना। अगला हमारा मगध, मगध की राजधानी राजगिरा या फिर इसको बोलते हैं गिरिब्रज ब्रज। अब ये 16 महाजनपद थे। कुछ बड़े महाजनपद थे जैसे कि काशी, कौशल, ये बड़े बड़े महाजनपद थे जो एक दूसरे पर आक्रमण करके उसकी सीमा को अपने में मिला लेते, यानी कि दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिला लेते। ऐसे करते करते आखिर में जो सबसे बड़ा महाजनपद बना, शक्तिशाली महाजनपद बना, वो आपका मगध बना। यानी कि 16 में से केवल एक महाजनपद बच जाता है लास्ट में, वो मगध। सारे के सारे इसमें शामिल हो जाते हैं, यानी कि जीत लिए जाते हैं मगध के राजा के द्वारा। मगध आपका याद रखना आधुनिक जो बिहार है, यहाँ पर महाजनपद होता था। अब बात करें मगध की, जो आधुनिक इतिहासकार इतना इंपोर्टेंट क्यों मानते हैं कि मगध इतना इंपोर्टेंट था? आधुनिक इतिहासकार को मानना क्या है? खेती की उपज। यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती थी जिससे कि आर्थिक कोई समस्या ही नहीं होती थी।
दूसरा, लोहे की खदान थी यहाँ पर, जहां से तलवार, सैनिकों के लिए भाले बनाए जाते थे। तीसरा है, जंगली क्षेत्रों में हाथी होते थे, हाथी भी सेना में शामिल किए जाते थे। और चौथा है, गंगा व इसकी सहायक नदियां, क्योंकि यहाँ से आप क्या है, आवागमन आसानी से कर सकते थे, व्यापार आसानी से कर सकते थे। ये कारण थे जिस वजह से मगध जो इतना इंपोर्टेंट बना महाजनपद। अगर पुराणों की बात करें दोस्तों, मगध पर सबसे पहले जो शासन किया वो भरीदर्थ वंश ने किया, लेकिन भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, इन दोनों की बात करें जो इनकी सबसे ज्यादा मानी जाती है, उनके अनुसार पहला जो वंश था मगध पर वो हर्यक वंश था, जिसने इस पर शासन किया, जिसे पृथहंता वंश भी कहा जाता है। पृथहंता वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी राजा बना है इस वंश में वो अपने पिता को मारकर बना। जैसे कि इसके संस्थापक बिंबिसार की बात करते हैं, इसके संस्थापक बिंबिसार थे जो कि प्रसिद्ध शासक हुए। उसके पुत्र अजातशत्रु हुए, यह भी प्रसिद्ध शासक हुए, इन्होंने अपने पिता को मारकर गद्दी प्राप्त की। इन दोनों की राजधानी राजगिरा थी। अब ये याद रखना, दोनों की राजधानी थी। अब अजातशत्रु के पुत्र उदयन हुए जो कि अजातशत्रु को मारकर गद्दे पर बैठे थे। अब उदयन इंपोर्टेंट इसलिए, ये कोई प्रसिद्ध शासक तो नहीं हुए, लेकिन इसकी इंपोर्टेंस इसीलिए क्योंकि इसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक नगर बसाया, पाटलिपुत्र, इसको आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता, जिस वजह से उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरा से बदलकर पाटलिपुत्र की। अब शिशुनाग वंश आता है इस वंश के बाद, जो कि शिशुनाग इस वंश का संस्थापक होता है, काफी फेमस राजा होता है शिशुनाग वंश का। शिशुनाग, इसकी राजधानी जो होती है वैशाली, ये पाटलिपुत्र से फिर बदलता, वैशाली को राजधानी बनाता। शिशुनाग के बाद इसका प्रसिद्ध शासक होता कालाशोक। कालाशोक फिर से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता और पाटलिपुत्र को कालाशोक बनाता, और कालाशोक के बाद पाटलिपुत्र कभी चेंज नहीं होती, यानी कि फिर आखिर तक पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी बनी रहती है। ये आपको याद रखना। अगला जो वंश होता है शिशुनाग के बाद होता है नंद वंश, जिसकी स्थापना महापद्म नंद करते हैं, जो इस वंश का प्रसिद्ध शासक होता है। और इस वंश का आखिरी शासक खासकर पूछा जाता है नंद वंश का, वो था घनानंद, या फिर आप कह सकते हैं धनानंद, ये था। अब नंद वंश के बाद जो वंश आया वो है मौर्य वंश, यानी कि मौर्य साम्राज्य बन गया। अब ये तो छोटे छोटे राजा, जिसने पूरे भारत पर शासन किया वो आपका मौर्य साम्राज्य था। तो अब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की बात करें जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। इसका जो प्रशासन था पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक फैला होता है, यानी कि लगभग पूरे भारत के साथ अफगानिस्तान तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य होता है। इसको भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यूनानों से, जो यूनान यानी कि सिकंदर आता है, सिकंदर आक्रमण करता है भारत पर, आपको पता ही होगा। उसके बाद यूनानी लोग ही यहाँ पर रहते हो, यहाँ से जीतने के बाद अपने जो सेनापतियों को यहाँ छोड़ जाता है। लेकिन भारत का मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त फिर उन सभी को यहाँ से मार भगाता है, यानी कि यूनानियों से भारत को आजाद कराता है। इस वजह से भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगर विलियम जोन्स, जो कि एक यूनानी विद्वान है, बात करें तो इसे सेंड्रोकोटस कहते हैं, और एपिनियास व प्लूटार्क एंड्रोकोटस कहते हैं। ये आपको याद रखना। यहां से आपके मौर्य साम्राज्य 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, जरूर आएंगे, ये याद रखना आपको। विलियम जोन्स, सेंड्रोकोटस, एपिनियास व प्लूटार्क एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस यूनानी नाम है चंद्रगुप्त मौर्य के, याद रखना ये भी। बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था, जिस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार होती है, याद रखना। दोनों के बीच संधि होती है। संधि में जो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है और एक राजदूत भेजता है जिसका नाम मैगस्थनीज होता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यहाँ पर रहकर वह इंडिका नाम की पुस्तक लिखता है। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को देते हैं, और सेल्यूकस निकेटर दहेज स्वरूप, क्योंकि इसकी पुत्री का विवाह हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ 4 राज्य देता है। कौन से? एरिया यानी कि हेरात, अराकेशिया यानी कि कंधार, जेडोसिया यानी कि मकरान तट, और पेरिपेनिसिदाई यानी कि काबुल, ये राज्य देता है। एरिया, अराकोशिया, जेडोसिया, पेरिपेनिसिदाई, ये आपके यूनानी नाम है, याद रखना। हेरात, कंधार, मकरान तट, काबुल, ये भारतीय नाम है। उसके बाद जो गद्दी पर बैठता है चंद्रगुप्त मौर्य के, वह बिंदुसार। बिंदुसार कोई इतना इंपोर्टेंट नहीं है, इसने कोई खास उपलब्धि नहीं है। जो इंपोर्टेंट है वो बिंदुसार का पुत्र है अशोक। मौर्य साम्राज्य का सबसे फेमस राजा अशोक, अशोकादि ग्रेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने शासन आदेशों को शिलाओं पर खुदवाने का काम किया। इससे पहले किसी शासक ने किया।
शासन आदेशों को शिलाओं पर, इन्हें अभिलेख भी कहा जाता है। अभिलेख यानी कि पत्थर, बर्तन यानी कि कहीं पर भी लिखवाना वो अभिलेख कहलाता है। दीवारों पर हो सकता है लेकिन इन्होंने शिलाओं पर लिखवा देता है, इसलिए इन्हें अभिलेख भी कहा जाता है। अभिलेख का ये मतलब होता था कि ये लंबे समय तक लोगों को याद रहे, लोग इनको पढ़ सकें। तो इसी वजह से अशोक को शिलालेखों का जनक भी कहा जाता था। इनके जो शिलालेख यानी कि अभिलेख होते थे वे प्राकृत भाषा में होते थे। अब प्राकृत भाषा क्या थी? उस समय जो आम बोलचाल की, जनमानस की, आम लोगों की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा ही थी, क्योंकि संस्कृत सभी नहीं जानते थे। और जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी व घरोष्टी। ब्राह्मी व घरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख मिलते हैं और सबसे ज्यादा मिलते हैं वो भी ब्राह्मी लिपि में ही मिलते हैं। अब इन लिपियों को कैसे पढ़ा, कैसे हमें पता लगा? अब ये देखो, 18वीं सदी में जो यूरोपीय विद्वान है वह भारतीय पंडितों के साथ मिलकर जो आधुनिक बंगाली व देवनागरी लिपि है, इनकी जो पांडुलिपि है इनका अध्ययन शुरू करते हैं और जो पुराने निशान उन्हें मिले थे उनको मिलाने की कोशिश करते हैं। और इनके कई वर्षों के प्रयास के बाद जेम्स प्रिंसेप, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी होता है, 1837 या फिर आप 38 मान सकते हैं ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ लेता। अब यहाँ पर 37-38 क्यों है? क्योंकि बहुत सारी बुकों में 37 ही दिया गया है, एक दो में 38 दिया गया है। तो आपको याद रखना, जब भी ऑप्शन में मिलेगा या तो आपको 37 मिलेगा या 38। अब आप कहोगे कि दोनों मिल गए, तो सर ऐसा नहीं होगा, दोनों नहीं मिलेंगे, कोई एक सन मिलेगा, या फिर 37 या 38। इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो टिक कर देना है। अब बात करें जो अशोक के अभिलेखों पर नाम मिलते हैं, वो इनके प्रियदर्शी, देवनाप्रिय, प्रियदर्शी ये उपाधियां मिलती है। देवनाप्रिय जिसका अर्थ होता है देवता का प्रिय, प्रियदर्शी यानी कि प्रिय, दर्शकों को प्रिय, ये ऐसी उपाधियां मिलती हैं। तो जो अशोक इनका नाम है वो केवल मास्की व गुजरा अभिलेख में ही पढ़ने को मिलता है और कहीं नहीं मिलता। बात करें अशोक के जो 8वें वर्ष की जो 261 ईसा पूर्व होता है, इस वर्ष में 261 ईसा पूर्व में अशोक कलिंग की विजय करता है। कलिंग यानी आपका उड़ीसा। उड़ीसा उस समय काफी बड़ा साम्राज्य होता था और साधन संपन्न था। इनके पूर्वज इन्हें जीत नहीं पाए, इसलिए कलिंग की विजय जो अशोक ने की थी। कलिंग विजय से पहले अशोक शिव का उपासक था, लेकिन कलिंग युद्ध में इतने ज्यादा लोग मारे जाते लाखों की संख्या में, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाता अशोक का और वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता। अब मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की बात करें तो दोस्तों, मौर्य का साम्राज्य का जो प्रशासन था, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे इनके प्रशासन के। क्या क्या थे वो? पाटलिपुत्र जो इनकी राजधानी थी, तक्षशिला प्रांत, उज्जैनी, तोसले, स्वर्णगिरी प्रांत। स्वर्णगिरी का अर्थ होता है सोने के पहाड़, जो कि कर्नाटक में थे। ये कई बार पूछा जाता है इसका अर्थ क्या होता है। अब बात करें इनके प्रशासन की, तो प्रांतों में कैसे प्रशासन था, मैक्सनीज हमें बताते हैं, जो कि राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वो बताते हैं कि इनके प्रांतों में प्रशासन में 30 सदस्य प्रसिद्ध होती थी। 30 सदस्य होते थे जो कि 5-5 में विभाजित थे, यानी कि 6 समितियां बनी हुई थी और एक समिति में 5 सदस्य थे। अब पहली समिति औद्योगिक विभाग को संभालती थी, दूसरी समिति विदेशियों की देखभाल करती थी, कोई विदेशी आता था, तीसरी जनगणना करती थी यानी कि जन्म और मृत्यु का ब्यौरा रखती थी, चौथी है जो व्यापार और वाणिज्य का देखभाल करती थी, क्या व्यापार वाणिज्य कैसा चल रहा है प्रांतों में, पांचवा काली बाजारी पर नियंत्रण रखती थी, यानी कि जो निर्मित वस्तुएं उसको ठीक मूल्य पर बेचा जा रहा है कि नहीं ये देखती थी पांचवी समिति। और छठी जो समिति थी वो बिक्री कर देखती थी, यानी करों को इकट्ठा करती थी, जो कर या फिर लगाती थी। ये 6 समितियां थी, ऐसे प्रशासन था मौर्य साम्राज्य का। तो दोस्तों अब हम दक्षिण के भी कुछ राज्य हैं उनको करते हैं। जो दक्षिण का इलाका दक्कन, जो दक्षिण में है तमिलकम, उसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के ये भाग आते हैं। यहाँ पर चोल, चेर, पांड्या राज्य होते हैं जिन्हें संगम काल कहा जाता है। अब दोस्तों इसका बताने का ये मकसद है, बहुत थोड़ी जानकारी देंगे, यानी कि जहां से हमारे क्वेश्चन आएंगे वही से हम करेंगे, क्योंकि देखो 600 से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का काल करना है। इस बीच में बहुत सारे राजवंश हुए हैं, उनसे जो क्वेश्चन आएगा हम वही करेंगे, इसलिए जो है मैं क्वेश्चन वाइज ही करवा रहा हूं। जैसे कि अब चोल की बात करें, चोल जो राज्य था उसकी राजधानी उरेयूर थी और इसका जो प्रसिद्ध शासक था वो करिकाल था। करिकाल का अर्थ होता पांव जला व्यक्ति, जो 190 ईस्वी पे गद्दी पर बैठा था। अब चेर राज्य है, इसकी राजधानी थी वज्जी, क्योंकि राजधानी पूछी जाती है। चोल की थी उरेयूर और चेर की थी वज्जी राजधानी, और जो प्रसिद्ध शासक था वो सेनगुटवन लाल था, इसका चेर वंश का प्रसिद्ध शासक। पांड्या राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी मदुरा थी और जो प्रसिद्ध शासक था वो था नेडुजेलियन, ये था।
अगर इसके संगम काल की भाषा की बात करें तो तमिल थी, क्योंकि दक्षिण है तो तमिल भाषा थी इसकी। जो पुस्तकें लिखी गई प्रमुख, पुस्तकों से कई क्वेश्चन आता है, इनके क्या कहा जाता है और किसने लिखी, ये देखना। जो पुस्तक थी पहली तोलकापियम, इसको व्याकरण कहा जा रहा है, तमिल का व्याकरण, तमिल ग्रंथ का व्याकरण थी ये पुस्तक, जिसको लिखा था तोलकापियर ने। और अगली पुस्तक है शिल्प आदिकारम, जिसको तमिल का प्रसिद्ध महाकाव्य कहा जाता है और इसके लेखक थे इलांगो आदिगल। अगली पुस्तक है मणिमेखले, जिसे तमिल काव्य का ओडिसी भी कहा जाता है और इसके लेखक थे शीतले सतनार। अगली पुस्तक है जीवक चिंतामणि, जिस पुस्तक को बुक ऑफ मैरिज भी कहा जाता है और इसके लेखक थे तिरुतड़क देवर, ये इसके लेखक थे। अगली पुस्तक है त्रिकुकुरल, इस पुस्तक को बाइबल ऑफ तमिल भी कहा जाता है और इसके लेखक थे त्रिवुल्लुवर, ये इसके लेखक थे। अगला हमारा जो वंश है कुषाण वंश। अब ये जो वंश है दो तीन, ये बाहरी शक्ति थी, विदेशी शक्ति थी, लेकिन इन्होंने भारत पर शासन किया। जैसे कुषाण वंश है, इनका शासन मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर जो भारत है यहाँ तक का साम्राज्य था इनका। इनकी मूर्ति उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मार्च से मिली है और अफगानिस्तान से, इन दोनों स्थानों से कुषाण वंश के जो राजा उनकी मूर्तियां प्राप्त हुई है। और ये उपाधि उपयोग करते देवपुत्र, देवपुत्र को होता है जो देवता का पुत्र होता है, यानी कि जनता को यह दिखाने के लिए कि उन्हें तो जो शक्ति मिली है वो देवताओं से मिली है शासन करने की। और इनमें जो प्रसिद्ध थे कुषाण वंश में वो थे कनिष्क प्रथम, या फिर आप कनिष्क कह सकते हैं। कनिष्क जिनकी राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर थी। इनका जो राज्यारोहण होता है 78 ईस्वी में, राज्यारोहण यानी कि गद्दी पर बैठते हैं 78 ईस्वी में बैठते हैं और इसी समय एक शक संवत चलाते हैं, जिसे आज भी भारत सरकार ने अपनाया हुआ है। शक संवत किसने चलाया था, इससे कई क्वेश्चन पूछते हैं, कनिष्क ने। कब? 78 ईस्वी में। और संवत की बात ही चल रही है तो संवत आपको नहीं पता, इंग्लिश में कैलेंडर होता है, हिंदी में संवत बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। 78 एक और संवत की चर्चा होती है इतिहास में, हो विक्रम संवत। एक उज्जैन का राजा था जो कि 57 से 58 ईसा पूर्व में शकों को पराजित कर देता है और एक विक्रम आदित्य की उपाधि धारण करता है और इसी समय एक संवत चलाता है विक्रम संवत। ये याद रखना, विक्रम संवत और शक संवत ये कई बार पूछे जाते हैं, कब जारी किया और किसने। और कनिष्क की जो विजय की बात करें वो महत्वपूर्ण है, चीन की विजय। पहली बार जब इन्होंने विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध किया उसमें हार गए थे, दूसरी बार युद्ध किया तब ये जीत पाए थे, याद रखना। चीन की विजय इनकी महत्वपूर्ण विजय। और कश्मीर में कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी। इनके दरबार में जो विद्वान थे अशोक घोष, उन्होंने बुद्ध चरित नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि बुद्ध महात्मा जो बुद्ध है उनके जीवन पर लिखी गई थी। अगले इनके जो राजवेद थे चरक, उन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी थी। अगला जो वंश है हिंद यवन शासक है, विदेशी शक्तियां। इनमें जो प्रसिद्ध शासक थे वो मिनांडर थे। मिनांडर की राजधानी साक्कल थी या फिर आप सियालकोट कह सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में है। एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, वहां पर मिनांडर व जो बौद्ध भिक्षु नागसेन है दोनों का वाद विवाद है, यानी कि दोनों के वाद विवाद होने पर नागसेन है मिनांडर को बौद्ध धर्म में शामिल कर लेता है। अगला है जो है विदेशी शक्तियों शक शासक। अब शकों में जो प्रसिद्ध थे वो थे रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम जिसका कार्यकाल 123 से 150 ईस्वी है। मिनांडर का नहीं लिखा था दोस्तों, मिनांडर का बता दूं 165 से 145 ईसा पूर्व था, ये याद रखना है मिनांडर का। और रुद्रदामन का कितना है 130 से 150 ईस्वी। इसकी जो जानकारी मिलती है हमें और जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है रुद्रदामन प्रथम के। और जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत में है, यानी कि ये कह सकते हैं कि विशुद्ध संस्कृत में सबसे पहले जो अभिलेख लिखवाया और रुद्रदामन प्रथम ने लिखवाया था, क्योंकि अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में थे और ये विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया था जूनागढ़ का अभिलेख। और इसी अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्य वंश का संस्थापक, उसने एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है उस समय। और रुद्रदामन प्रथम के समय यह सुदर्शन झील है जो टूट गए थे, इस पे जो बांध बनाया गया था और इसको ठीक करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने। ये इंपोर्टेंट है, जो पैसा था इन्होंने अपने राजकोष से शामिल किया था, यानी कि जो पैसा अपना पैसा लगवाया था, जनता से कोई कर नहीं लिया था इसको ठीक करवाने के लिए।
अब आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है वो गुप्त वंश, जहां से काफी क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ यही रह गया, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इस काल में 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में लगभग सभी राजवंश हमने कर लिए है। अब एक बचता है गुप्त वंश, तो गुप्त वंश को भी देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम गुप्त वंश की बात करें, जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ये 240 से 280 ईस्वी तक राजा रहे। उसके बाद इनके पुत्र घटोत्कच, संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे, याद रखना। घटोत्कच हुए। घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी तक गद्दी पर रहते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी का समय रहता है। चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश के वास्तविक संस्थापक थे, ये याद रखना। वास्तविक संस्थापक क्यों थे? अब ये याद रखने की बात है, ये दोनों श्रीगुप्त और घटोत्कच हैं जो ये स्वतंत्र नहीं थे। सबसे पहले स्वतंत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के। इस वजह से जो वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इन्होंने जब ये गद्दी पर बैठे 319 ईस्वी में एक संवत चला था जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। उसके बाद जो गद्दी पर बैठते हैं इनके पुत्र समुद्रगुप्त बैठते हैं। 350 से 375 ईस्वी इनका काल होता है इनका। ये सबसे महान योद्धा है गुप्त वंश के। इन्होंने बहुत सारी विजय की, यानी कि जब तक भी जिद्दा रहे विजय करते रहे और एक भी युद्ध में ये नहीं आ रहे। इसी वजह से जो वी.ए. सिम्थ है, या फिर जिसका पूरा नाम विसेंट आर्थर सिम्थ है, इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को, क्योंकि ये कोई भी युद्ध नहीं आ रहे थे और बहुत से युद्ध इन्होंने लड़े थे। इनकी जो जानकारी मिलती है हमें प्राग, या जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, परस्त्री से मिलते हैं, या अभिलेख समझ सकते हैं अभिलेख भी, जिसको लिखा था इनके कवि जो राजकवि थे हरिसेन, इन्होंने लिखा था। इनके पुत्र बड़े पुत्र होते हैं रामगुप्त, जो कि अयोग्य होते हैं, 5 साल तक ही शासन करते हैं, 75 से 80। इसको इनके जो छोटे पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय हटा देते हैं और गद्दी पर बैठ जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी एक प्रसिद्ध शासक हुए गुप्त वंश के, जो 380 से 415 ईस्वी तक राज करते हैं। इनके जो अन्य नाम है वो देवगुप्त, देवराज, देवसरी है। और एक इंपोर्टेंट बात, इनके समय में चीनी यात्री जो फायान है वो भारत आए थे। 399 से 412 ईस्वी तक वे भारत रहे हैं। इनका एक और इंपोर्टेंट है मेहरौली का जो लोहा स्तंभ है मेहरौली में, आज भी ऐसा ही है जैसे इन्होंने बनवाया था। आज तक इस पर जंग नहीं लगा है। ये इसकी मेहरौली के लोह स्तंभ की विशेषता है कि इतने साल हो गए, टाइम पीरियड दे सकते हो, 380 से 415 ईस्वी है इनका शासन और आज 2022 लगा हुआ है, लेकिन आज तक इस मेहरौली के लोह स्तंभ को जंग नहीं लगा है। इनकी एक पुत्री थी प्रभावती गुप्त, जिसका विवाह इन्होंने वाक्टक जो राजा थे रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था। अब इंपोर्टेंट प्रभावती गुप्त क्यों है ये आगे देखो, क्योंकि उस समय भूमिदान दिया जाता था धार्मिक संस्था व ब्राह्मणों को। अब जो भूमिदान है प्रभावती गुप्त ने भी दिया था, जो प्राचीन समय का, क्योंकि एक ये महिला है, सबसे अलग उदाहरण है, यानी कि कुछ ही उदाहरण मिलते हैं कि महिला द्वारा विधान किया था, उनमें से प्रभावती गुप्त का भूमिदान उदाहरण है, याद रखना। चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के समय ही कालिदास हुए। कालिदास को कौन नहीं जानता, जिन्हें शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतलम, कितने सारे जो पुस्तकें लिखी है, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है कालिदास को, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही हुए हैं इनके राजकवि। आगे एक शब्द मिलता है दोस्तों जहां से क्वेश्चन पूछता है अग्रहार। अग्रहार वो होता है, अग्रहार का मतलब होता है ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को दी जाती है, इनसे कोई भी कर नहीं लिया जाता, यानी कि अग्रहार वे भूमि होती है जो ब्राह्मणों को दान दी जाती है, उनसे कोई भी कर नहीं लिया जाता राज्य द्वारा। अब 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं सिक्कों से। सिक्के अलग अलग थे, ये काल के अलग अलग राजवंश के थे, लेकिन मैंने सिक्के के लास्ट में लगा दिया कि ताकि आप आसानी से सिक्कों को सभी को समझ सको। सिक्कों से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखो जो सबसे पहले है चांदी और तांबे के आहत या पंचमार्क, जिन्हें कहते हैं सिक्के बना जाते हैं, क्योंकि पहले गोल सिक्के नहीं थे जैसे आज बनते हैं, या फिर बीच में सोने चांदी के बने। सबसे पहले आहत या पंचमार्क सिक्के बने थे जो केवल चांदी और तांबे के थे। कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब महाजनपद बनना शुरू हुए थे उस टाइम पर। आहत या पंचमार्क सिक्के क्या होता है, यानी कि चांदी और तांबे की जो धातु होती थी उस पर एक ठप्पा मार दिया जाता है। उस ठप्पे पर कुछ भी आकृति हो सकती है, सूर्य की, स्वास्तिक की, कुछ भी आकृति होती थी, और ये चांदी और तांबे के आकार ले लेते थे ठप्पा मारने पर। और या गोल भी हो सकते थे, वृत्ताकार भी, अलग अलग तरह के बन जाते, जिन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता। जो सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे वो इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे, ये याद रखना। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने? इंडो ग्रीक ने। और सबसे ज्यादा जो शुद्ध सोने का सिक्का था
शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने चलाया था, कुषाण वंश के राजाओं ने, जो 124 ग्रेन का था शुद्ध सोने का। और कुषाण शासकों ने ही सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के भी चलाए थे, याद रखना। और सबसे ज्यादा मात्रा में जो सोने के सिक्के चलाए थे वो गुप्त वंश के शासकों ने चलाए थे। और इसी वजह से जो ढेर मिले हैं गुप्त वंश के सिक्कों के, वो 16 मिले हैं। और 16 में से जो सबसे ज्यादा ढेर मिले सोने सिक्कों के वो भरतपुर के 92 से मिले हैं। चंद्रगुप्त है जो द्वितीय है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी जिसे कहा जाता, वो गुप्त वंश में पहला शासक था जो चांदी का सिक्का चलाता। उससे पहले जितने भी शासक हुए आप देख सकते हैं उन्होंने चांदी का सिक्का नहीं चलाया था। आगे बात करते हैं हम आकृति वाले सिक्कों, यानी कि फोटो। सबसे पहले राजाओं की फोटो, किसी की भी हो सकती है, मानव आकृति वाले जो सिक्के हैं, आकृति वाले सिक्के वो हिंद यवन या फिर यूनानी कह सकते हैं, इन्होंने चलाए थे सबसे पहले सिक्के आकृति वाले। अब 2 पुस्तकें और है जो आपके इस चैप्टर में है, वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति से क्वेश्चन आता है। मनुस्मृति एक विधि ग्रंथ यानी कि एक कानूनी ग्रंथ है, सबसे पहला मनुस्मृति ग्रंथ है जिसमें कानून के बारे में बताया गया, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के बीच में लिखा गया था। मनुस्मृति भारत का पहला ग्रंथ, कानूनी ग्रंथ है। एक आती है पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक का जिक्र होता है। इसके लेखक तो आज तक पता नहीं लग पाया कि कौन है। इसमें जो दक्षिण भारत के व्यापार की बात कही गई है। पेरिपल्स है जो यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा, और एरिथ्रियन यह भी यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लाल सागर, यानी कि इस पुस्तक का अर्थ हुआ लाल सागर की समुद्री यात्रा। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी यानी कि लाल सागर की समुद्री यात्रा। तो दोस्तों ये था पूरा चैप्टर। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों इस चैप्टर से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे, आप आसानी से उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि इतनी मेहनत से हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।